कुछ प्रेडिक्शंस है, कुछ जो भी हमारे बड़े बड़े हस्तियां हैं उनकी कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ 21st century. It should be joined by every young man to getting best of life or best of its youth age. जितने सारे हमारे यंगस्टर हैं उन सभी को नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्वाइन होना चाहिए इस 21st सेंचुरी में। ये किसने कहा है? हमारे प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं मिस्टर अब्दुल कलाम सर ने, कि हर किसी युवा पीढ़ी को नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्वाइन होने की जरूरत है आज की 21वीं शताब्दी में। क्यों? क्योंकि वो अपने यंग जो एज है उसकी अच्छे से अच्छी बेनिफिट ले पाए, उसकी मजा ले सके और उसको एंजॉय कर सके और अपने ब्राइट फ्यूचर उसमें बना सके। देन इज नॉन अदर देन मिस्टर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट की चीफ हैं, जिनके वजह से आज सारी कंप्यूटर से वर्ल्ड ओवर चल रही है। अगर हम कंप्यूटर देख पा रहे हैं, उसको ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो इनकी वजह से ये दुनिया में तहलका मचा चुके हैं और लगभग 10-12 साल ये वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे रिचेस्ट पर्सन के हिसाब से रह चुके हैं। इनकी कहना है अगर कभी मैं अरबपति से रोडपति बन गया, कभी करोड़पति से रोडपति बन गया और मुझे दोबारा कभी अगर चांस मिले कि दोबारा से मैं अपनी लाइफ को स्टार्ट करूं, तो इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। कि अगर हमें दोबारा लाइफ को शुरू करने की कभी जरूरत पड़ी तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ही चुनूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही अपना फ्यूचर बनाऊंगा। ये वर्ल्ड का जो रिचेस्ट पर्सन है उनकी कहना है। फिर जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की महागुरु बोलते हैं, जिनको वर्ल्ड में ये नेटवर्क मार्केटिंग के जितने सारे दिग्गज हैं, जितने सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग ये दे रहे हैं, तो इनका कहना है द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड ए नेटवर्क। जो भी रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड में बने हैं या फिर बनने वाले हैं, वो सब नेटवर्क ही मानते हैं, नेटवर्क ही बिल्ड करते हैं। और बाकी जितने सारे लोग हैं जो नेटवर्क में आज नहीं है या फिर आना नहीं चाहते हैं, everyone else will work under them। उन सभी को उनके किए गए नेटवर्क के अंडर ही काम करना पड़ेगा। ये रॉबर्ट कियोसाकी की कहना है। और हमारे रामविलास पासवान सर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका कहना है नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया। दिस इज the 21st century business and this business will give a revenue of 9,000 crore to Indian government till 2025। 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट को 9,000 करोड़ की रेवेन्यू सिर्फ नेटवर्क बिजनेस से ही आ सकती है। ये फाइनेंस मिनिस्टर जो रह चुके हैं रामविलास पासवान जी, उनकी कहना है। और नेटवर्क मार्केटिंग आज के जमाने का एक अनोखा खोज है, अनोखा बिजनेस है, जहां पर नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनते हैं। ये उनके कहना है। और फिर हमारे नरेंद्र मोदी सर जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के तहत MLM और डायरेक्ट सेलिंग को एक कोर्स बना दिए हैं। यानी कि एक बंदा अगर चाहेगा तो उसको यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की कोर्स कर सकता है, उसकी डिग्री हासिल कर सकता है। विद्यालयों में भी जल्दी ही शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, सिर्फ कॉलेजेस नहीं, जो आज इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसकी कोर्सेस पढ़ाई जाती है। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी नेटवर्क मार्केटिंग, विद्यालयों में भी इसकी पढ़ाई शुरू होगी। ये इंडियन गवर्नमेंट की एक पहल भी है। इंट्रोड्यूसिंग MLM बाय PM मोदी।
मोदी जी बहुत ऐसे चीज कर चुके हैं जिसके द्वारा लोग एमएलएम में जुड़ना चाहेंगे या फिर उनकी मजबूरी बन जाएगी। जैसे भीम आप शुरू किए तो उसकी पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट, पूरी की पूरी जो भी स्ट्रैटेजिक प्लान हुआ और उसकी जो स्टार्टिंग हुई वो सिर्फ एमएलएम या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा ही बन पाई है, जो नरेंद्र मोदी सर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया। और कुछ पेपर कट भी है जहां पर इंडिया के जो सबसे बड़े फाइनेंस चैम्बर है जिसको फिकी बोलते हैं, और वर्ल्ड के जो सबसे ऑडिट जो चैम्बर है केपीएमजी, उनकी मानना है कि 2025 तक इंडिया में लगभग 80,000 करोड़ की बिजनेस होगी, नॉट लेस देन 65,000 करोड़, यानी कि 65,500 करोड़ की बिजनेस हो सकती है या फिर उससे ज्यादा हो सकती है 2025 आते आते। ये किसकी कहना है? जो सबसे बड़े बड़े फाइनेंशियल चैम्बर को जो गाइड करते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनकी ये माननी है। और वर्ल्ड में क्या स्टाटस चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग की, जितने सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हुआ, चाइना हुआ, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया, ये सब दिग्गज हैं वर्ल्ड में, फाइनेंशियली, सोशियली, साइंटिफिकली, सब चीज में। और वहां पर यूएसए में देखिए लगभग आधे पॉपुलेशन यूएसए की अभी नेटवर्क ही कर रहा है, यानी कि हर दूसरे व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अगर घर में आकर देखेंगे, एक कपल है तो उसमें कोई ना कोई नेटवर्क में जुड़े होंगे, यानी कि हर घर में नेटवर्क है आजकल के जमाने में यूएसए में। चाइना की जो पॉपुलेशन है वहां पर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पर जो टर्नओवर है आज के डेट में 1,77,450 करोड़ की बिजनेस है। जापान में 1,16,000 करोड़ की बिजनेस है, कोरिया में 94,000 करोड़ की बिजनेस है, ब्राजील में 92, जर्मनी में 55,000 करोड़, मैक्सिको 52,000 करोड़ एंड फ्रांस 34,000 करोड़ एंड मलेशिया 30,000 करोड़ की बिजनेस आज के डेट में हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा। लेकिन गौर करने की बात है कि वहां की पॉपुलेशन एक्सेप्ट चाइना, बाकी जितने सारे देश के नाम मैंने बताए, ये सारे के सारे इंडिया से पॉपुलेशन के आधार पर कम है। जैसे यूएसए में 32 करोड़ पीपल्स है, जापान में 12 करोड़ की है, कोरिया में 5 करोड़, ब्राजील में 20 करोड़, जर्मनी में 8 करोड़, मैक्सिको में 12 करोड़, फ्रांस में 6 करोड़, मलेशिया में 3 करोड़। लेकिन देखिए वहां पर भारत से बहुत सारे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग है, और बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज डेवलप्ड कंट्री में आ चुकी है तो 100% वो भी डेवलपिंग जो कंट्री है, जो आज इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, वहां भी 100% आएगा ही आएगा। और इंडिया की पॉपुलेशन देखिए 1,35 करोड़ से ज्यादा आज के डेट में हो चुकी है, लेकिन बिजनेस कितना, मात्र 8,000 करोड़ के लगभग बिजनेस हो रही है इंडिया में। जबकि उसकी ऊपर आप देखेंगे मलेशिया सिर्फ 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन 30,000 करोड़ की बिजनेस हो रही है। तो माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, एक गौर करने की बात है कि इंडिया इज ए स्लीपिंग जियांट, यानी कि एक राक्षस है जो हर किसी को निगल सकता है। बिजनेस के मामले में इतनी पॉपुलेशन इंडिया के पास है, इतने पॉसिबिलिटी इंडिया के पास है, और उसकी एस्टिमेशन ऑलरेडी फिक्की और केपीएमजी के द्वारा दी जा चुकी है कि 65,000 करोड़ लगभग की बिजनेस 2025 तक हो जाएगी। और एक ग्लोबल सेल्स जो है 2013 तक, कुछ इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस हो रही है,
जैसे NFL हुआ, जहां पर $10 बिलियन, बिलियन मतलब 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ मतलब 1 बिलियन, यानी कि 9,000 करोड़ डॉलर की बिजनेस NFL के द्वारा हो रही है। म्यूजिक इंडस्ट्री में $15,000 करोड़ की बिजनेस हुई थी 2013 में। वीडियो गेमिंग 76, मूवीज इंडस्ट्री 99 बिलियन और नेचुरल फूड इंडस्ट्री ओनली 90 बिलियन। लेकिन इस सबके कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग जो ग्लोबल सेल की अगर हम बात करते हैं तो 1,78,000 करोड़ और वो भी डॉलर में बिजनेस हो चुकी है। Did you know network marketing companies share over 71 billion of their global sales with their distributors? यानी कि 71,000 करोड़ डॉलर की डिस्ट्रीब्यूशन, जो पे आउट, जो चेक बड़े बड़े नेटवर्क कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, 71,000 करोड़, वो भी डॉलर में इतनी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है 2013 में। ये स्टैटिस्टिक्स है। और अब इंडिया इसको लीगलाइज भी कर चुकी है। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड स्ट्रॉन्ग लीगलिटी फॉर MLM कंपनीज। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की कुछ पाबंदी लगी, लेकिन अभी 2021 दिसंबर में गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग लीगलिटी ले आया है MLM कंपनी के द्वारा, जिसके द्वारा जब हजारों कंपनी यहाँ पर थी, लेकिन अब कुछ गिनती में यानी कि कुछ 100 में ऐसे कंपनी है जो ऑलरेडी लीगलाइज है। यानी कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री को वो अपने रेगुलेटरी सिस्टम में लाती है, तो यहाँ पर भी क्योंकि इतने 1,000 करोड़ की बिजनेस हो रही है या फिर होने की संभावना है, इसको भी लीगलाइज किया जाए। और अभी इंडियन गवर्नमेंट इसको लीगलाइज कर चुके हैं। और ये अब चेंजेस ड्रास्टिकली, ये चेंजेस आई कब आई? जब कोरोना शुरू हुआ। कोरोना के बाद टेक्नोलॉजिकली ये शिफ्ट हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग कोरोना से पहले कुछ अलग थी, लेकिन कोरोना के बाद कुछ अलग हो चुकी है। कोरोना के पहले लोग फिजिकली जाके मिलते थे, लोग फिजिकली जाके शॉप में या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होती थी वहां पर जाके खरीदते थे, लोग फिजिकली जाके मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे। लेकिन आज के जमाने में या फिर कोरोना के बाद ये सब टेक्निकली सब होने लगे, यानी कि लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, लोग ऑनलाइन उनकी मीटिंग, ट्रेनिंग या फिर जो भी सेमिनार वगैरह होती है वो ऑनलाइन करते हैं, और उनकी सारी के सारी शॉपिंग वो ऑनलाइन हो चुकी है कोरोना के बाद। कुछ अब हम देखेंगे, पीपल हैज रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग ए सेकंड इनकम सोर्स। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कोरोना के बाद तेजी से बढ़ने लगी? कोरोना से पहले कुछ अलग थी, लेकिन कोरोना के बाद लगभग 20% की उछाल आई नेटवर्क मार्केटिंग में। वो भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल के अंदर 20% की उछाल नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आई। क्यों? इसकी 4 मेन कारण है। क्यों? कोरोना ने कुछ सिखा दिया लोगों को। पहला क्या सिखाया? पीपल हैज रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग ए सेकंड इनकम सोर्स। बहुत सारे कंपनी की छटनी हो गई, बहुत सारे कंपनी बंद हो गई, बहुत सारे लोगों की तनख्वाह को आधा किया गया। तब लोगों को एहसास हुआ कि कुछ सेकंड इनकम की सोर्स हमें रखनी चाहिए थी। और अभी लोगों को ये एहसास हो चुका है, नॉलेज हो चुका है, और लोग सब ये जान चुके हैं कि हर किसी लोगों की अब सेकंड इनकम सोर्स होनी चाहिए। जो उनकी जो प्राइमरी इनकम सोर्स है उसको हैम्पर किए बिना कुछ सेकंड इनकम सोर्स बनना एक मजबूरी हो चुका है। और उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली ऑप्शन, या फिर आप यूं मान लीजिए कि इट इज द फाइनेस्ट ऑप्शन ऑफ इनकम, सेकंड इनकम सोर्स, जहां पर आप अपने दूसरी इनकम सोर्स को बिना हैम्पर किए
बिना वहां के टाइम इधर उधर किए आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। ये एक एहसास हो गया है। फिर दूसरी, पीपल हैज अंडरस्टूड द इंपोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग इम्यूनिटी एंड हैविंग हेल्थ सप्लीमेंट्स। इम्यूनिटी को कैसे बरकरार रखें, बॉडी को इम्यूनलाइज कैसे करें, बॉडी को स्ट्रेंथी कैसे करें, या फिर हेल्थ सप्लीमेंट लेने के बाद आप कैसे बॉडी को मजबूत करें, ये लोगों को समझ में आ गई। अगर मजबूत नहीं करते हैं तो जितनी सारी सेविंग होती है लोगों की, वो सब छोटी छोटी जो कैलामिटीज है जैसे कोरोना जैसे, वहां पर गवा देते हैं लोग। तो लोगों को ये समझ आ गई कि इम्यूनिटी और हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर जाना है, और इस बिजनेस में ही बहुत सारा इंप्रूवाइज हो सकता है या फिर बहुत सारे चांसेस है। फिर तीसरी जो है, पीपल हैज रियलाइज द इंपोर्टेंस ऑफ हैविंग रिजर्व फंड फॉर कंटीजेंसी, कि अगर कोई आपदा आई, कोई मुसीबत आई जो दैविक यानी कि गॉड गिफ्टेड कुछ मुसीबत आई, कुछ कैलामिटीज आई, तो उसी के लिए एक रिजर्व फंड होने की जरूरत है। और ये रिजर्व फंड सिर्फ एंड सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग आपको दिला सकती है, जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो ही दिला सकती है। क्यों? क्योंकि पहली सोर्स ऑफ इनकम में लोग अपने रोजमर्रा के जिंदगी से ही निपटा लेते हैं, तो दूसरी इनकम सोर्स एक चाहिए और एक रिजर्व फंड की जरूरत है। और रिजर्व फंड बिना पहली जो इनकम है उसको हैम्पर किए हुए सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग आपको दिला सकती है। चौथी, बिल्डिंग बिजनेस दैट डू नॉट नीड सेटअप कॉस्ट, कि कोई सेटअप कॉस्ट बिना, कोई दुकान किए बिना, कोई वहां पर एक कैपिटल लगाए बिना, कोई ज्यादा सेटअप ऑफिसेस ना किए बिना भी हम बिजनेस कर सकते हैं। और बिल्डिंग बिजनेस दैट डू नॉट नीड सेटअप कॉस्ट, सिर्फ एक ही बिजनेस है जो है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं, जहां पर आपको ऑफिस लगाने की जरूरत नहीं, जहां पर आपको कमोडिटी यानी कि चीज कुछ रिजर्व रखने की जरूरत नहीं, जहां पर आपको लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपकी बिजनेस चल सकती है, वो सिर्फ एंड सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकती है। ये चार चीज जो है ये लोगों को पता चली कोरोना के बाद। पहला कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एक मजबूरन होनी चाहिए, दूसरी इम्यूनिटी और हेल्थ सप्लीमेंट को इंपोर्टेंस देनी चाहिए, तीसरी आपको एक रिजर्व फंड अपनी आपदा के लिए रखनी चाहिए, और चौथी कुछ एक बिजनेस करनी चाहिए जहां पर आपको कोई सेटअप कॉस्ट ना लगती हो, और इसकी ओनली ऑप्शन है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि आज के टाइम में चेंज इज नॉट एन ऑप्शन नाउ, चेंज इज मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है और सरकार के पास नौकरी नहीं है और कंपनी बंद हो रही है, तो इसके वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना जरूरी है, और नेटवर्क मार्केटिंग ही आपकी फ्यूचर की बिजनेस है। अब हम देखेंगे, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के हॉबीज क्या है। 21वीं सदी में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी या फिर नेटवर्किंग की क्या फ्यूचर रहेगी। आज हिंदुस्तान में 135 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी या भूख नहीं, हाँ 135 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन गरीबी और भूख लोग बोलते हैं सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान की है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूथ है, बहुत सारे यूथ हैं हिंदुस्तान में। हर साल 35 लाख से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब लेने के लिए मार्केट में आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के पास 35 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। ये सबसे बड़ी कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट की। आज हिंदुस्तान में लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। आज हिंदुस्तान में दोस्तों 5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हर साल 5 करोड़ लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक साल में मुश्किल से 2 या 3 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। तो बाकी लोग जाएं तो जाएं कहां? तो हिंदुस्तान में इसके लिए बेरोजगारी
बढ़ती है, उसकी कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। और बेरोजगारी के मुख्य 4 कारण क्या है? पहली है पॉपुलेशन, कि जैसे चाइना में कुछ रेस्ट्रिक्शन हो चुकी है, बहुत सारे बड़े बड़े जो कंट्रीज है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर रेस्ट्रिक्शन हो चुकी है बर्थ में, लेकिन यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरीके से हिंदुस्तान के पास रोजगार देने के लिए कोई भी व्यवस्था ना कंपनी के पास है, ना कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है। दोस्तों, बेरोजगारी की दूसरी बड़ी समस्या है बदलती हुई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर कोई अभी ऑनलाइन आ रही है, हर बिजनेस ऑनलाइन आ रही है, हर कोई चीज कंप्यूटर या फिर बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रही है, रोबोट के द्वारा हो रही है। तो बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री से लोगों को निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रोबोट की जो काम है, कंप्यूटर की जो काम है, वो बिना कोई मिस्टेक के बिना काम हो रही है और उनको कोई छुट्टी नहीं चाहिए, उनको कोई पगार नहीं चाहिए और उनको एक ऑटोमेशन सिस्टम में एक बार डालने के बाद उनको सुपरविजन नहीं चाहिए। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और इसीलिए लोगों को जो भी अभी नौकरी कर रहे हैं उनको निकाला दिया जा रहा है कंपनियों से या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री से। तो बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है। और पहले क्या होता था, बैंक में बड़ी बड़ी लाइन होती थी, लेकिन आज बहुत सारे ऐप आ चुकी है जिसके द्वारा लोग घर बैठे भी पैसे इधर उधर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं ऑनलाइन फाइनेंशियली। तीसरी बड़ी समस्या है शिक्षा की कमी। लोगों को शिक्षा तो मिलती है लेकिन आजकल सिर्फ ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, कुछ टेक्निकल शिक्षा भी चाहिए। जो आजकल हमारे जो भी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वहां पर कोई टेक्निकली नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, कोई आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। तो शिक्षा की कमी, सिर्फ आपको ट्रेडिशनल जो पहले चलती थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो शिक्षा चलती थी वही अभी चल रही है। तो इसके लिए लोगों के पास कुछ किताबी नॉलेज है लेकिन उनको कोई बाहर की दुनिया की नॉलेज नहीं है। तो तीसरी बड़ी कारण है शिक्षा की कमी। चौथी सबसे बड़ी समस्या है कि कंपनी पर चढ़ता हुआ बोझ। बड़े बड़े कंपनी अभी लोन में जा रही है, इसलिए बड़े बड़े कंपनी अभी बंद हो रही है। तो ये चौथी बड़ी कारण है। और सबसे बड़ी जो कारण है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि लोग एजुकेशन इतना हासिल करते हैं। मान लीजिए एक कोई बंदा है जिनके पास एजुकेशन है और उनको महीने के 50,000 सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन मजबूरन क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती तो 15,000 की जो नौकरी है, 10,000 की नौकरी है, 20,000 की नौकरी वो मजबूरन करते हैं। यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, अपनी औकात से नीचे जाकर लोग काम करते हैं। तो जो इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, डिग्री के बाद भी अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो जो आधे पढ़ाई में है या फिर जो पढ़ नहीं सकते तो उनके लिए क्या, कोई उसका आंसर नहीं है। पिछले 5 साल में देश में 7 प्रमुख सेक्टर से 3 करोड़ 64 लाख लोग बेरोजगार हुए और अब तक 6.8 लाख से ज्यादा भारतीय कंपनी पर ताला लग चुका है। लगभग 7 लाख कंपनी बंद हो चुकी है और पिछले 3 साल में लगभग 4 करोड़ लोग बड़े बड़े सेक्टर से उनकी छटाई हो चुकी है, यानी कि बेरोजगारी। तो हिंदुस्तान की एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ी तो समस्या है, उसकी एक ही सॉल्यूशन है दुनिया की 8वां अजूबा जो है डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि 20वीं 21वीं सदी में क्रांति ला सकती है डायरेक्ट सेलिंग, और ये ओनली ऑप्शन है आजकल के दुनिया में और कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। अब थोड़ी सी हम बता दें लॉजिक कि हर कोई फैक्ट्री में, हर कोई कंपनी में
4 फेजेस आती है, एक नेगेटिव फेज, एक पॉजिटिव फेज, एक ग्रोथ फेज एंड एक नॉर्मल फेज और कॉम्पिटिटिव फेज। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी अब कौन सी फेज चल रही है ये हम देखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग जब पहले शुरू हुई, चलेगी या ना चलेगी, ये कैसा एक सिस्टम है कि कोई दुकान नहीं होगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी, कोई एज की बार नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, लेकिन चलेगी कैसी, ये चलेगी या ना चलेगी। यानी कि जैसे कोई भी सिस्टम जब पहले मार्केट में आते हैं, लोग पहले नेगेटिव बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फेज। लेकिन अब नेगेटिव फेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि अभी पॉजिटिव फेज है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ फैक्ट एंड फिगर आ चुकी है। लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लोग लाखों कमा सकते हैं एंड हजारों की जो एम्प्लॉयमेंट या फिर लाखों की जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, ये अभी हल हो चुकी है इंडिया में। तो इंडिया में ये अब पॉजिटिव स्टेज चल रही है। और उसके बाद आती है ग्रोथ फेज, यानी कि जब आपके पास फैक्ट हो जाती है, फिगर हो जाती है, आपके पास कुछ प्रूफ हो जाता है, आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सक्सेस हो जाती है, कंपनी जब चलने लगती है, कोई भी इंडस्ट्री चलने लगती है, तो सब तब सोचते हैं कि ग्रोथ अब करें। अभी ग्रोथ आने वाला दिन 1-2 साल में नेटवर्क मार्केटिंग की इंडिया में तेजी से ग्रोथ हो सकती है। और उसके बाद आएगा कंपटीशन फेज, यानी कि 2025 के बाद कंपटीशन आएगी नेटवर्क मार्केटिंग में। बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े कंपनी जो ट्रेडिशनल बिजनेस में, उनको मजबूरन अपने जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्लान है, जो भी इक्विपमेंट है, वो सब ऑनलाइन लानी पड़ेगी, यानी कि नेटवर्क में लानी पड़ेगी, तब कंपटीशन होगी। और मेरे दोस्त साथियों बोलते हैं कि सबसे अच्छा वक्त है कोई भी इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए, वो है नेगेटिव स्टेज। आपको नेगेटिव स्टेज में कुछ मुश्किलात होगी, लेकिन अगर नेगेटिव स्टेज में आप फैक्ट एंड फिगर या फिर फ्यूचर की प्लानिंग को देखकर अगर आपके पास स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी, तो अगर नेगेटिव फेज में अगर आप वहां पर इंट्रोड्यूस हो गए होंगे, तो पॉजिटिव फेज में आप कमाएंगे, और ग्रोथ फेज में आप करोड़ों में होंगे, और कंपटीशन फेज में आप नॉर्मल जिंदगी घर बैठे पैसे भी इनकम कर रहे होंगे। और अभी ये पॉजिटिव फेज है, यानी कि नेगेटिव फेज जो सबसे बढ़िया फेज था ज्वाइन होने के लिए, वो गुजर चुका है। अब अगर नहीं आए फिर पछताएंगे। तो इंडिया के लिए ये 21st सेंचुरी के लिए ये सबसे बढ़िया और एकमात्र ही आपके ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहां पर आप आ जाइए और अपना भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऐसे तो बहुत कुछ कहने के लिए मेरे पास था, लेकिन अब टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है। लेकिन अगर समराइज मैं करूं तो अब नेगेटिव फेज जा चुकी है, पॉजिटिव फेज चल रही है, और इस पॉजिटिव फेज में गवर्नमेंट भी यहाँ पर पहल कर रही है, गवर्नमेंट भी अपनी रेगुलेशन ला रही है, लोग भी यहाँ पर करोड़ों ऑलरेडी कमा चुके हैं। इससे बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी है, फैक्ट एंड फिगर ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुकी है। तो इस फेज में आप आ जाइए, और आने वाले जो ग्रोथ होगी, ये ऑलरेडी फिक्की ने बता चुके हैं, केपीएमजी जो सबसे बड़ी ऑडिट चैम्बर है वर्ल्ड की, वो बता चुकी है कि इंडिया इज द स्लीपिंग जायंट, यानी कि हर 10 लोगों में से 1 लोग नेटवर्क में होंगे 2025 तक। और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अगर बोलूं कि 2018 में क्या चल रही थी वर्ल्ड में, 2018 में 10,000 करोड़ की पे आउट हुई थी, 10,000 करोड़ की पे आउट हुई थी 2018 में। और 2022 की अगर मैं बोलूं तो 15,000 करोड़ एक महीने की पे आउट हो चुकी है नेटवर्क इंडस्ट्री में। यानी कि अभी ईयरली 15,000 करोड़ की
पे आउट कंपनियां कर रही है, यानी कि उसको और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो 50 लाख लोगों को ऐसे हैं जो लाखों कमा रहे हैं। 50 लाख लोग इंडिया में ऐसे हैं आज के डेट में जो लाखों कमा रहे हैं महीने के। 2022 की मैं बातें कर रहा हूं। ये पिछले 2 साल की उछाल है कोरोना के बाद। और अगर और सिंप्लीफाई में अगर मैं करूं तो लगभग 5 करोड़ लोग हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ हजार की इनकम ऑलरेडी कर चुके हैं 2022 तक। ये इंडिया की फैक्ट है, ये फिगर है जो ऑलरेडी प्रूवन हो चुकी है। तो माय फ्रेंड्स, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इसको मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, और जितनी भी जानकारी आपको मिली उसको आप अच्छे से इसके बारे में आप थोड़ी सी और एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सी और आप वेबसाइट में जाइए, आप यूट्यूब में जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर जो भी जो मीडियम है वहां पर आप जाइए, उसकी जानकारी लीजिए और जल्दी से जल्दी नेटवर्क में आइए। क्यों? क्योंकि मजबूरी से पहले अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो ग्रोथ होगी आपकी भी, और आप भी इसकी जो लाइफस्टाइल है कि पैसिव इनकम आपको यहाँ पर मिलेगी, फॉरेन ट्रिप्स आपको मिलेगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी और आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी। ये सब आपको भी यहाँ पर मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग बड़े सब्र से मेरी जो भी पॉइंट्स है इसको सुने, और थैंक यू ऑल ऑफ यू।